भगवान से राक्षस की तरफ क्यों आ गई? बिना चीजों को समझे, बिना साइंस को समझे सारा का सारा टीका डॉक्टर को फोड़ दिया गया था। डॉक्टर्स की किडनैपिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, रैगिंग के विक्टिम्स जो हैं। बिहार की राजनीति का चाल चरित्र चेहरा। क्या जीत सकते हैं प्रशांत किशोर बांकीपुर के रण को? The ball is in the court of people of Bihar. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन राइट नाउ रिजाइन, आप कहेंगे? जी जिनकी क्या है ये काला मुद्दा? समय पर अगर इसका इलाज जांच करके न किया गया तो अंधापन हो सकता है। ऐसा पता नहीं आपने क्या पूछ दिया कि डीएम साहब ने जवाब ही नहीं दिया आपके लेटर्स का। हाँ, ऐसा क्या पूछ दिया था आपने कि डॉक्टर निशिकांत जी ने ही प्रशांत किशोर का भी इलाज किया था? जी बिल्कुल। चुनाव लड़ने का कभी सोचा है? कभी वैसा उचित मौका मिला, उचित प्लेटफॉर्म मिला तो अपनी बात। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के लिए एक शब्द ठीक करते हैं कि कुछ करेंगे। लालू राज भी देखा, नीतीश राज भी देखा, सम्राट राज भी आपने देखा है। विच वन वाज बेटर? नीतीश फेवरेट पॉलिटिशियन इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कहा जाता है कि जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में हम कई कबार अपनी थकान को भूल जाते हैं। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर हम अपने जख्म भूल जाते हैं और ये पंक्तियां डॉक्टर्स पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। देखिए, आपको याद होगा कि एक जमाना वो भी गुजरा है जब डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता था, लेकिन अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब उन्हीं को हम राक्षस कहते हैं, उन्हीं को हम विलन कहते हैं, लुटेरा कहते हैं और गालियां तक देते हैं। लेकिन जनाब, यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए और आज इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे, तफसील से बात होगी, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिस्थितियां यहाँ तक क्यों पहुंची हैं और इतनी तब्दीली क्यों आ गई है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत करेंगे जानी मानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर निम्मी रानी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए और हमें एक मौका देने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, भले हैं, सब ठीक चल रहा है। मरीजों को रोशनी दे रहे हैं और उनके परिवारों को अंधेरे से निकालने में जो खुशी मिलती है वो एक लाजवाब अनुभव होता है किसी भी आई स्पेशलिस्ट के लिए। तो भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये सब करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, जब मैं शुरू में बहुत कुछ मैंने कहा, कुछ पंक्तियां भी मैंने सुनाई और मैंने ये कहा लोगों को कि एक ज़माना था जब हम डॉक्टर्स को भगवान मानते थे, एक ज़माना था जब उनकी पूजा हुआ करती थी और ये भी एक ज़माना है जब हम डॉक्टर्स को राक्षस कहते हैं, हम उनको लुटेरा समझते हैं, हम उनको विलन समझते हैं और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, हम तो उनको भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते हैं। तो जब मैं ये कह रही हूँ तो बीइंग अ डॉक्टर कितनी तकलीफ हो रही है, सच सच बताइएगा। ये सच पूछे तो समाज का आईना ही आपने दिखाया है। ये आपने कुछ भी गलत या कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं करी है। ये सच में समाज आज डॉक्टरों के साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार करता हुआ दिख रहा है और अगर हम इसके बारे में गहराई से सोचें तो गलतियां दोनों पक्षों से हुई हैं। मानती हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। जैसा हर प्रोफेशन में होता है ना, कुछ देयर आर सम फ्यू ब्लैक शीप हर प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन इस कुछ ब्लैक शीप का जो पूरा का पूरा जो ब्लेम है ना, वो मेडिकल फ्रेटर्निटी को एज अ कम्युनिटी ब्लैकलिस्ट कर गया है। तो जो कुछ जेन्युइन डॉक्टर्स हैं, हार्ड वर्किंग सिंसियर डॉक्टर्स हैं, उनका मोराल बड़ा डाउन होता है सोशल मीडिया पे इस तरह की ट्रोलिंग या बैकलैश को देखकर।
और जबकि इसके पीछे तकलीफ होती है, बिल्कुल तकलीफ होती है, इसलिए कि बड़े संघर्ष, बड़े प्रयत्न, बड़े सैक्रिफाइस और त्याग के बाद 15-20 साल लगते हैं इंडिया में एक स्पेशलिस्ट, एक सुपर स्पेशलिस्ट को इतना कॉन्फिडेंट बनने में कि वो एक इंसान को हैंडल कर सके, एक ह्यूमन बॉडी को हैंडल कर सके। इतनी मेहनत, इतने संघर्ष के बाद जब आप आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, जब आप वाकई जंगे मैदान में उतरते हैं हाँ। तब आप कुछ तो रहा होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। करेक्ट, कुछ तो मजबूरी होंगी। ये तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस मुकाम को हासिल करने के लिए हम लोगों ने अपनी कितने होली, दिवाली, दशहरे हमने हॉस्टल्स में बिताए हैं, अकेले में बिताए हैं, रोकर बिताए हैं, बिल्कुल, और किताबों के साथ। परीक्षा चल रही है, उसी में सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, पूरी दुनिया में पटाखे चल रहे हैं, और हम एक सुविधाओं की भी बात कर लें, भाई हॉस्टल में लाइट नहीं है, कैंडल जला के हम अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मोमबत्ती की रोशनी में। हाँ जी, मोमबत्ती की रोशनी में हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद होता था, कई बार होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज में आज भी बड़ी दिक्कत है, आज उस जमाने में तो और भी दिक्कतें थी। तो जब इतने संघर्ष के बाद जब कोई डॉक्टर बन के आता है ना प्रोफेशनल फील्ड में, तो उसकी भी तो कुछ उम्मीदें होती हैं। आप अगर तुलना करें, तुलनात्मक एक लॉयर से कर लें, किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कर लें, तो एक सेम उम्र, हम उम्र एक डॉक्टर या जो लॉयर्स होते हैं उनकी अगर हम सैलरी या रेम्यूनरेशन अगर हम उसकी तुलना करें ना, तो जो डॉक्टर्स को हिंदुस्तान में मिलता है वो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग फिगर है। 10-15 साल की पढ़ाई करने के बाद जो रेजिडेंट बनते हैं उनको एक तो ये मैं कहूंगी कि एक ये अजीब सी एक कश्मकश है कि भाई अब करें क्या। एक तो हमने इतनी मेहनत की, MBBS किया, MS किया, और वो भी उसमें घुसने के लिए बहुत टफ लेवल के एग्जाम्स देने पड़ते हैं। सब करने के बाद जब हम निकलते हैं तो हमें एक रूरल पेरिफेरल बॉन्ड के चक्कर में फंसा दिया जाता है। ये क्या होता है? ये जितने भी लोग पोस्ट ग्रेजुएट बन के निकलते हैं उनको पेरिफेरी में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ के PHC CHC में उनकी पोस्टिंग की जाती है। अच्छा, तो उन्हें गांव भेज दिया जाता है, रिमोट एरियाज में। और अब रिमोट एरियाज की तो क्या ही कहें, आप रिपोर्टर हैं, जमीनी जो हकीकत है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं आप जी, कि किस तरह से डॉक्टर्स को घेर लिया गया, हाथ चल जाता है, वीडियो गाली गलौज हो जाती है, बिना ये समझे कि क्या वजह रही, क्यों वो डॉक्टर असमर्थ है और बेबस है, यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आपसे कि परिस्थिति वहां से यानी कि भगवान से राक्षस की तरफ क्यों आ गई? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें कि समाज की बदली हुई मानसिकता, सोशल मीडिया का प्रभाव, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो मेडिकल फैक्ट्स हैं, उसके बारे में ग्रॉस अनअवेयरनेस। लोग जानते ही नहीं हैं कि अगर आप अपने शरीर में 500 का शुगर लेके घूम रहे हैं तो सर्जरी होगी तो कॉम्प्लिकेशन होगा। एक महिला है जो अपने 5वें बच्चे को जन्म दे रही है, 9 महीने आपने उसे किसी गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, उसका एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, उसका हीमोग्लोबिन 3 है, ऑपरेशन के बाद उसके बच्चा उसकी भी मौत हो सकती है, और जो जच्चा है उसकी भी मौत हो सकती है। ऐसी विषम परिस्थितियों में लोग कुछ अजूबा, कुछ जादू की उम्मीद कर बैठते हैं। ठीक है, भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा कि हर प्रोफेशन के अपने लिमिटेशंस होते हैं। ये नहीं संभव है कि हमारे दरवाजे से अंदर घुसकर जो आ गया उसकी जिंदगी हम यमराज से छीन कर ले आएंगे, ये संभव नहीं हो पाता। बेस्ट ऑफ अपना एफर्ट्स लगाने के बाद भी लोग जिंदगी भर स्मोकिंग और शराब के नशे में रहते हैं। सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन में हार्ट अटैक होता है, तो लोग ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने इतिहास में क्या किया, कौन कौन सी गंदी आदतें पाल के रखा, जिसका जो ये खामियाजा है अब वो और उनका परिवार भुगत रहा है। लेकिन इस पूरे में कटघरे में खड़ा किया जाता है अकेले डॉक्टर को।
ऐसे ही हजारों नेग्लिजेंस की कहानियां हैं जो हम आए दिन देखते हैं। और इसमें अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान, तो बिना असलियत को जाने, बिना चीजों को समझे, बिना साइंस को समझे, सारा का सारा ठीकरा डॉक्टर के ऊपर फोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैम हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब हम लोग खुलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर लोग जिम्मेदार हैं, अगर सिस्टम जिम्मेदार है, तो एक जिम्मेदारी डॉक्टर्स की भी होती है। डॉक्टर्स भी लापरवाही बरतते हैं, गलतियां उनकी तरफ से भी होती हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? एकदम इत्तेफाक रखती हूँ। और शायद आपको याद होगा, मैंने शुरू ही में ये कहा कि ब्लैक शीप हमारे प्रोफेशंस में भी हैं। लेकिन जो ब्लेम गेम जो चल रहा है ना, जो ये ब्लैक लिस्टिंग और जो बैकलैश चल रहा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट है। अगर ब्लैक शीप हमारे प्रोफेशन में 5% है, तो मैं आपको बताऊं, वायलेंस के इंसिडेंट्स, वायलेंस के शिकार 75% डॉक्टर्स हैं। 75%? हिंदुस्तान में जो रीसेंट डेटा है वो बताता है कि 75% डॉक्टर्स ने किसी न किसी फॉर्म का वर्बल या फिजिकल अब्यूज अपने एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ में झेला है। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट जो इल ट्रीटमेंट समाज डॉक्टर्स के साथ कर रहा है, इस पर कहीं ना कहीं तो सोचना होगा समाज को। नहीं तो डॉक्टर्स भी डायनासोरस की तरह एक एक्सटिंक्ट कम्युनिटी हो जाएगी। अभी मैं बताऊं, हमारे जो काउंसलिंग सब चल रही है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, बहुत गिरावट आई है। जो क्रिटिकल केयर वाले जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें लोग अब जाना नहीं चाहते। ये स्थिति हो गई है। ये स्थिति हो रही है। न्यूरो सर्जरी जो क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल होती है, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरीज, ऐसी सर्जरीज में जिसमें कि लाइफ रिस्क बहुत ज्यादा है, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बहुत हाई है। इसमें गायनेकोलॉजी तो एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अब लड़कियां गायनेकोलॉजी नहीं लेना चाहती हैं। ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है और सोचने का विषय है। ये बहुत बड़ा एक मैं कहूंगी विषय है, जिसके ऊपर डॉक्टर से ज्यादा वी नीड टू टॉक, वी डेफिनेटली नीड टू टॉक कि भाई क्या वजह है कि इतना जो पहले प्राइम डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, उनके प्रति अब लोगों में उदासीनता है, स्टूडेंट्स में उदासीनता है। समाज को सोचना होगा, देश को सोचना होगा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को सोचना होगा। अभी तो मैं देखती हूँ कि एक ट्रेंड चल गया है। कोई भी नया प्रशासनिक पदाधिकारी हो, कोई भी नए पॉलिटिशियन हो, एक पीआर स्टंट की तरह इसको लिया जाता है। वो कैसे? वो जहां भी कहीं किसी की नई नियुक्ति होती है, अगर उन्हें इंस्टेंट नेम फेम चाहिए, तो उन्हें सबसे आसान लगता है एक कैमरामैन के साथ जाकर औचक निरीक्षण। तो औचक निरीक्षण एक अस्पताल का, जहां पर कि माना बहुत सी खामियां हैं, लेकिन तब ये भी मानिए कि उन खामियों के लिए एटलीस्ट वो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। पीएमसीएच में भी हालिया स्वास्थ्य मंत्री ने औचक निरीक्षण किया और एक्शन भी लिया था। जी। तो एक्शन लेना जायज था, जेन्युइन था। इसमें तो मैं ये कहूंगी कि इस तरह का नी जर्क रिएक्शन एक इतने सीनियर और प्रबुद्ध डॉक्टर के खिलाफ लेने के पहले थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए किसी को भी, क्योंकि वो एक एक्शन, वो एक जेस्चर पूरे के पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी के बैकबोन को, उसके मोरल को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी की, जैसा मैंने बोला, 5% ही शायद ब्लैक शीप हैं हमारे प्रोफेशन में। पूरा हमारा भी जो डॉक्टर समाज है वो स्वागत करेगा, आप उनके खिलाफ बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक ही डंडे से सबको हाँकने की जो प्रवृत्ति आजकल हो गई है, ये थोड़ा आपत्तिजनक है। यानी कि यहाँ पर रीथिंक करना चाहिए। बिल्कुल रीथिंक करना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहिबा, हम आगे भी बात करेंगे आपसे, क्योंकि तफसील से और अनफिल्टर्ड बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको समझना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे आने की एक वजह ये भी है कि लोग लगातार हमसे कह रहे थे कि आप एक बार जाकर अनफिल्टर्ड बातचीत डॉक्टर निम्मी रानी जी से कीजिए। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि बचपन कैसा बीता और अचानक से कैसे कैसे आपने मेडिकल को अपना सब्जेक्ट बना लिया, कैसे कैसे आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मतलब किसी और का सपना था, ये सपना आपने देखा था अपने लिए? सच पूछिए तो मेरा बर्थ प्लेस बोकारो स्टील सिटी है, झारखंड है। उस समय अनडिवाइडेड था, बिहार झारखंड एक साथ थे। एंड वहीं पर सेंट जेवियर स्कूल बोकारो से मेरी इनिशियल पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग हुई है।
और उसके बाद मैं सच बताऊं तो शुरू से मेरा सपना था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं। यूपीएससी की तरफ मेरा बहुत रुझान था। आर्ट सब्जेक्ट में मुझे बहुत दिलचस्पी पहले भी थी और अभी भी है। लेकिन घर में मेरे फादर एंड माय ग्रैंडफादर, इन दोनों की बहुत इच्छा थी कि बिटिया डॉक्टर बने और किसी भी तरह समाज की सेवा में खुद को समर्पित करे। कैसे भी उनकी ये बड़ी इच्छा थी, जो वो खुद न कर पाए, उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि वो खुद डॉक्टर बने और कुछ करें समाज के लिए भी। लेकिन वो मौका, वो सौभाग्य उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने वो सपना उन्होंने मेरे लिए चुना कि तुम कर सकती हो, और मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम डॉक्टरी के पेशे में जाओ। हालांकि बहुत कठिन था, अभी तो फिर भी बहुत मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे टाइम पे वे बैक इन 99-2000 बहुत ही लिमिटेड सीट्स थी और कंपटीशन बहुत टफ था। इतने कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, ऑनलाइन कुछ होता नहीं था। तो भी हमारे माता पिता ने अपनी जो उनकी जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसमें उन्होंने मुझे एक बेटी को एक बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत इनकरेज किया कि तुम आगे बढ़ो एंड डू समथिंग फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी एंड ऑब्वियसली फॉर योरसेल्फ। तो उसके बाद फिर कैसे कैसे परीक्षा पास हुई और फिर पीएमसीएच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हमने उस समय स्टेट लेवल, नेशनल लेवल दोनों कॉम्पिटिशंस क्लियर किया। लेकिन चूंकि था बिहार में मेरा रैंक वाज 15, सो काफी खुशी हुई लोगों को। एंड पीएमसीएच में फर्स्ट काउंसलिंग में ही मेरा हो गया। तो यहाँ से पीएमसीएच की कहानी शुरू हुई। तो यहाँ से पीएमसीएच की कहानी शुरू होती है। तो यानी कि हम आपसे जानना चाहेंगे, 1999 की बात है ये। तो कैसा था उस वक्त पीएमसीएच? लालू का राज था? क्या कहानी थी पीएमसीएच की और क्या स्थिति थी पीएमसीएच की? अगर सच पूछिए तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की हो सकती है। सेशंस लेट चलते थे, लाइब्रेरी खस्ताहाल थी, हॉस्टल की स्थिति बेहद, मैं कहूँ उसको बद से बदतर थी। और पता नहीं, अभी भी मैं मानती हूँ ना कि जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें, या जो भी स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई करता है, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी सुविधाओं के बारे में आज भी लोग नहीं सोचते हैं। उस समय भी होता था, अभी भी होता है। 36 घंटे 72 घंटे की लगातार ड्यूटी होती थी। खाने पीने का, कैसे कोई लंच करेगा, कैसे कोई लड़कियां वॉशरूम जाएंगी, ये सारे तो ज्वलंत मुद्दे आज भी हैं। बिल्कुल। जो रेजिडेंट्स ऑन ड्यूटी होते हैं इतने लंबे लंबे घंटों के लिए, उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, कभी किसी ने नहीं सोचा। उनका मेंटल स्टेटस कैसा रहता है, जो मेंटल एंड फिजिकल फैटीग होती है उसका क्या होगा, कोई नहीं सोचता। और प्लस जो बाकी की चीजें हैं, कोई वॉशरूम की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। किसी तरह आदमी कभी कोई 2 ब्रेड खा के काम कर रहा है, कभी कोई 1 कप चाय में काम कर रहा है। तो स्थितियां गंभीर थी। लेकिन तब यही है, हमें यही सिखाया गया है बचपन से, भाई अगर कुंदन बनना है तो तपना होगा, जलना होगा। तो सब चीजें झेला, सब चीजें बर्दाश्त किया। उसी समय कुछ बहुत अच्छे, एक ये भी बात थी कि उस समय पीएमसीएच में फैकल्टी अच्छी हुआ करती थी। कुछ बहुत ही उम्दा किस्म के प्रोफेसर्स हमें मिले जिन्होंने हमारा उचित मार्गदर्शन किया। माता पिता को डर नहीं लगा बिटिया को यहाँ पर भेजने में? वो उस समय एक बहुत बड़ा कंसर्न था। की बात हम कर रहे हैं। जी एब्सोल्युटली, उस समय ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। और इनफैक्ट हमें भी हॉस्टल से ये इंस्ट्रक्शंस मिलता था, गर्ल्स हॉस्टल में, किसी को भी 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। 6 बजे के बाद बाहर 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने की अनुमति होती थी हमें। अच्छा। हाँ, तो और जैसे अब उसके बाद भी, लेकिन मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई है भाई, शाम में राउंड्स होंगे, डॉक्टर्स की ड्यूटी तो होती है, लग सकती है। जी तो फिर वही है, रिस्क रहता था, खतरा रहता था। आपको डर लगता था निकलने में 6 बजे के बाद? बिल्कुल डर तो लगता था, क्योंकि वो माहौल ऐसा था उस समय। डॉक्टर्स की किडनैपिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत बड़े बड़े विशिष्ट, जो बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर्स थे, उनके साथ दुर्घटनाएं घटी हैं। हमने सुना, उस समय हमने देखा, हम लोग मतलब न्यूज़पेपर में अक्सर ये सब चर्चे निकलते रहते थे। तो डर का और भय का माहौल तो था, अराजकता तो थी ही। इसको कोई अपने वो पॉलिटिकल और ये सब आइडियोलॉजीज के डिफरेंस की वजह से
उसको नकार सकता है, चाहे उसको अनदेखा कर सकता है। सच है, भले ही लेकिन कड़वा क्यों ना हाँ हो। बिल्कुल, ये सच तो भले सच ही है। कड़वा क्यों ना हो। जी। लेकिन जब हम आपके बारे में पता लगा रहे थे तो जी। हमें आपके बारे में एक और बात पता चली, रैगिंग का शिकार डॉक्टर साहिबा आप भी हुई हैं? रैगिंग का तो उस समय बहुत प्रचलन था। अब तो मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया और इन हाँ, सब पे अवेयरनेस के बाद अब सारे कॉलेज अथॉरिटीज रैगिंग को लेके बड़े बिल्कुल, सतर्क हाँ। हो गए हैं। लेकिन एक रैगिंग मैं भी मानती हूँ कि एक अननेसेसरी न्यूसेंस है, स्पेशली इन मेडिकल कॉलेजेस। राइट, इसको कभी भी बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये नीचे गिरते गिरते इसका स्तर ना कभी कभी बहुत बेहद घातक हो बेहुदा जाता है। और घातक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिससे कि जो बिल्कुल कॉलेज में नए आए बच्चे होते हैं ना, वो टूट उनकी जाते मानसिक हैं। स्थिति भी कई बार वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों ने आत्महत्याएं की हैं Correct, रैगिंग के विक्टिम्स जो हैं। तो इसके खिलाफ हमने तो उसी समय काफ़ी प्रेस में भी आकर बोला था, और कॉलेज अथॉरिटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब में हमने तो जमकर हंगामा मचाया था। हाँ। जी, जी। क्योंकि स्वभाव ही मेरा ऐसा रहा हाँ, है हाँ। कि कुछ गलत अगर होते देखो तो तटस्थ नहीं रहने की जरूरत है। रामधारी सिंह दिनकर की वो एक बड़ी प्रसिद्ध लाइनें हैं भाई, क्योंकि जितने लोग आज तटस्थ हैं ना, या कभी भी जो तटस्थ रहे हैं, आने वाला जो हमारा भविष्य है ना, वो आपको भी कटघरे में खड़ा जरूर करेगा। बिल्कुल, कि आपने क्यों नहीं उस समय आवाज टेबल उठाई। टर्न हो सकता है। बिल्कुल, और वो हाँ। होता ही है, होता जवाब ही हर है। किसी को देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन फिर शादी कैसे कैसे हो गई? मुझे आपका थोड़ा सा जो है परमिशन भी चाहिए, इजाज़त भी चाहिए, और अपने व्यूअर्स को हम आपको बता दें कि डॉक्टर निम्मी रानी डॉक्टर निशिकांत की वाइफ हैं, और जब आप दोनों को हम लोग देखते हैं तो बस एक चीज़ हमारे भी मुंह से निकलती है कि रब ने क्या कमाल की जोड़ी बनाई है। तो कैसे कैसे शादी हुई? वाज इट अ लव मैरिज? हाँ, एक्चुअली हम दोनों ही बैचमेट्स हैं। हाँ। दोनों ने साथ में ही मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत की, और ये था नेचुरली, दोनों अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं। एंड डॉक्टर निशिकांत तो थ्रू आउट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने टॉप भी किया। आप भी तो गोल्ड मेडलिस्ट रही हाँ हाँ हैं। जी, हाँ। मेरे को भी गोल्ड मेडल तो मिला। मैंने कहा ही कि रब ने बना दी कमाल की जोड़ी। जी, तो बहुत ही उन्होंने इनकरेज किया, क्योंकि शुरू में पढ़ाई में दिक्कत तो आती ही थी, काफ़ी टफ पढ़ाई हुआ करती थी। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, मेरा मोरल बहुत बूस्ट किया। खास तौर पे एग्जाम्स के ठीक पहले का जो क्रैकडाउन होता है ना, जो मेल्ट डाउन होता है किसी भी स्टूडेंट का, उस समय एक ऐसे ही ट्रू जेन्युइन फ्रेंड जो कि आपका मेंटोर हो, आपका गाइड हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है हर किसी को। तो ही वॉज डॉक्टर निशिकांत फॉर मी, ऑलवेज अ बिग सपोर्ट, स्टूडेंट लाइफ में भी और उसके बाद भी प्रोफेशनल लाइफ में भी। उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में दबकर तुम अपनी प्रोफेशनल एम्बिशंस को क्रश कर दो। दिस इज सो ग्रेट। या इस मामले में मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि उन्होंने हमेशा अपनी आकांक्षाओं अभिलाषाओं से ऊपर मेरे एम्बिशंस, मेरे सपने, उसको पूरा करने के लिए हमेशा वो बहुत तत्पर रहते हैं। तो घर पर झगड़ा वगड़ा भी होता है? झगड़ा होना तो मेरे को लगता है कि इट्स वो मैरिड लाइफ का एक ब्लिस है ना, इट इज द स्पाइस ऑफ अ मैरिड लाइफ। वो बिल्कुल होता है, लेकिन वो जैसे एक वो है ना, हमने अपने दायरे बांटे हुए हैं। अच्छा। तो किसको कहाँ कितना किस लिमिट तक बोलना है, वो अब जैसे कि अब इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा, एंड अभी ईरान अमेरिका में डील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये जो मुद्दे हैं ना, ये अभी फीफा वर्ल्ड कप में क्या होगा, तो इस तरह के इंटरनेशनल मुद्दे आई लीव इट फॉर हिम, डॉक्टर निशिकांत। जो हमसे जुड़े हुए डायरेक्ट मुद्दे होते हैं, उसके डिसीजंस आज भी मैं ही लेती हूँ। अब मैं ही लेती हूँ, ऑब्वियसली उनके साथ डिस्कशन जरूर होता है, बट देन वो हमेशा इस बात को ऑनर करते हैं और मानते हैं कि जो घर की गृहिणी होती है ना, वो जो अपने घर के लिए फैसले लेती है ना, जो घर की लक्ष्मी, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट। बिल्कुल। देखिए, आप एक महिला हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक पत्नी हैं, और आप एक माँ भी हैं। बच्चे को कैसे समय दे पाती हैं? बच्चे को समय देने, यस, एक बेटा है मेरा, अभी 9वीं क्लास का छात्र है, पढ़ाई कर रहा है।
बहुत मुश्किल तो है, बच्चे को भी कई बार हमें खुद को भी फील होता है। और इसी में मैं जिक्र करूं इस बात का कि किस तरह की त्याग करते हैं हम डॉक्टर्स बनने के लिए। मेरा बेटा जब 6 महीने का छोटा सा था तब उसको छोड़कर मैं गई थी अपने फेलोशिप को परस्यू करने के लिए अरविंद आई हॉस्पिटल मदुरई फॉर 3 years। 3 लंबे साल मैंने दिनों नहीं, महीने भी नहीं, 3 सालों के लिए 6 महीने के बच्चे को छोड़कर। जी, और उस दौरान मेरे माता पिता उन्होंने काफी सपोर्ट किया। क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ कि एक लड़की जब पढ़ाई करती है, एक लड़की जब अपने कदमों पर खड़ी होती है, स्वावलंबी बनती है, आत्मनिर्भर बनती है, तो उसके कॉन्फिडेंस के पीछे ना समाज का बहुत सारा अनदेखा सपोर्ट होता है और अनसुनी अनकही कहानियां भी होती हैं। जी। तो ये उस सपोर्ट के बिना तो संभव ही नहीं हो पाएगा कि कोई एक अपने घर की दहलीज पार करके जाए और सफलता के कुछ नई कहानियां लिख सके। तो इस क्रम में बहुत से लोगों का साथ रहा, सपोर्ट रहा। बच्चा अब बेटा है, बड़ा हो रहा है, वो भी अच्छी बात ये है कि समझता है कि उसकी माँ की जिम्मेदारियां और भी हैं घर के बाहर। तो मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे ना कुछ समझदार हो जाते हैं। उसे पता है कि तो डू यू फील गिल्टी समवेयर? डेफिनेटली ये जो एक प्रोफेशनल मदर्स की जो सेंस ऑफ गिल्ट होती है ना, ये तो मुझे लगता है कि nobody can overcome that। बिल्कुल, हाँ। At many points of time you feel कि शायद अगर मैं उस समय बच्चे के साथ होती तो उसने बेटर परफॉर्म किया होता, वो ये चीज़ें और अच्छी तरीके से कर पाता, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो या उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो। लेकिन तब साथ ही एक ये भी लगता है ना कि बच्चे को हमारी भारतीय संस्कृति में ना बहुत ज़्यादा निर्भर बनाने की भी एक प्रथा रही है। तो मैं शुरू से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे को बिल्कुल मंझधार में छोड़ देना चाहिए। जब तक वो खुद हाथ पांव मार कर तैरना नहीं सीखेगा ना, वो आप कभी भी अपने गार्जियन होने की पूरी आप जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। करेक्ट, हाँ। तो उसको स्वावलंबी बनाना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, ये भी एक माँ बाप का ही कर्तव्य है। तो उसमें चाहे अनचाहे, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, वो ऑटोमेटिकली मेरे बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लिमिटेशंस की वजह से वो इनकलकेट कर रहा है धीरे धीरे। वो इनकलकेट कर रहा है, बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने जिक्र किया डॉक्टर निशिकांत जी का, और मुझे याद है मैंने कई तस्वीरें भी देखी हैं और मुझे पता भी है कि डॉक्टर निशिकांत जी ने ही प्रशांत किशोर का भी इलाज किया था। जी, बिल्कुल, आपको भी याद होगा कि चुनाव के वक्त उनकी हड्डियों में चोट आई थी और गंभीर चोटें थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया था कि आप बिल्कुल बेड रेस्ट पर जाइए, लेकिन उस दौरान अगर कोई डॉक्टर उनको देख रहे थे तो उनका नाम डॉक्टर निशिकांत था। तो मुलाकात हुई प्रशांत किशोर से। देखिए, उनका जिक्र इसीलिए क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव भी है और आप बखूबी जानती हैं कि एक उम्मीदवार प्रशांत किशोर स्वयं है। मिली हैं कभी आप? हाँ, उनसे मुलाकात भी हुई है। और आपने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि जब उनका वो आंदोलन चल रहा था बीपीएससी और बाकी भी, जब से वो इस पॉलिटिकल लाइफ में जब से वो एक्टिव हुए हैं, तो उस दौरान उन्हें चोटें आई थी और उसकी वजह से काफ़ी उनके बैक में स्पैज्म था काफ़ी ज़्यादा। तो डॉक्टर निशिकांत के साथ काफ़ी दिन वो थे टच में, उनसे बातचीत होती थी और उनको जितना भी आराम करने के लिए कहा जाता था, लेकिन तो हमने उस समय उनका ये एक पहलू देखा उनकी पर्सनालिटी का कि आदमी में जुनून बहुत है। प्रशांत किशोर में? जी, उनमें जुनून बहुत है। ही इज लाइक अ वर्कहॉलिक। उनको वो शांति से नहीं बैठ सकते, और खास तौर पे तब तक वो शांति से नहीं बैठेंगे जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता है। ये तो हमने उस दिन फील किया। हालांकि जब अब उनकी बात ही चली है ना, तो मैं छोटी सी बात और जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है एज एन इंटेलेक्चुअल इस, क्योंकि बिहार में ना मतलब एक तो बिहार की मिट्टी में ही है, हर किसी के अपने राजनीतिक ओपिनियंस और पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं, हमारे भी हैं। तो जो हमने देखा और ये सुन के बहुत खुशी हुई कि वो उन्होंने फाइनली अपना नाम दिया है बांकीपुर उपचुनाव के लिए। बहुत ही अच्छी पहल है और मैं तो कहूंगी कि इन दिस इलेक्शन प्रशांत किशोर has nothing to lose as such. प्रशांत किशोर has nothing to lose. In fact, मेरा एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस पूरे उनके डिसीजन के बारे में कि उनके ऊपर ना बिहार विधानसभा में जब वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़के, उनके ऊपर ना एक एस्केपिस्ट का टैग लग एक टैग लग गया था कि मैदान छोड़कर लास्ट मोमेंट पे ही रन अवे। तो इस कलंक को उन्होंने अपने इस एक डिसीजन से ना एक झटके में धो दिया है।
और ये उनकी, मैं तो मान रही हूँ कि चुनाव लड़ने से भी पहले की एक बेहतरीन उपलब्धि है। अब हुआ क्या है कि अब इस चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, अब इस चुनाव से में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बिहार के पब्लिक पर है और उनके ऑपोजिशन पर है। उनके ऑपोजिशन पर क्यों? कि अब उन्हें उनके ही जैसा एक सेल्फ मेड एजुकेटेड विजनरी लीडर उतारना होगा। दूसरी बात, बिहार की जनता पर क्यों? बिहार की जनता हमेशा से एक मॉकरी का एक वो बनती रही है, आज भी बनती है, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लीडर्स दैट वी सेलेक्ट। तो अभी तक तो माना कि आपको बहुत ऑप्शंस नहीं थे। अब बिहार की जनता को भी सोचना पड़ेगा, उन्हें दे मस्ट रीथिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट कि आप एक नया अध्याय खोलना चाहते हैं। बिहार की राजनीति का चाल चरित्र चेहरा आज से यही बदलना चाहते प्रशांत हैं। किशोर भी कहते हैं। हाँ, वो बदलना चाहते हैं। तो आपके सामने एक ऐसा आदमी है जिसके एक तो चरित्र पर कोई दाग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल उन दूरदर्शी हैं, टेक्निकलिटीज, साइंस, सब बातें समझते हैं। तो अगर बिहार की जनता के सामने उनका विपक्ष जो है, अगर कोई उनके बराबर का दावेदार नहीं उतारता है मैदान में, तो बिहार की जनता को फाइनली ईवीएम मशीन पे अपना बटन दबाने के पहले ना 20 बार सोचना चाहिए। कहीं उनकी गलती और उनकी वोट डालने की जो अपरिपक्वता है, उसकी वजह से कहीं एक स्वर्णिम बिहार का जो एक पन्ना खुल सकता है, कहीं वो बंद ना हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में ये समझना बेहद ज़रूरी होगा कि जब आप डॉक्टर्स बैठते हैं, डॉक्टर्स की भी एक अलग फ्रेटर्निटी होती है, तो जब आप लोग बैठते हैं, जब चर्चा होती है, बांकीपुर के भी कई डॉक्टर्स वहाँ पर होंगे, क्या कहते हैं? पलड़ा भारी है प्रशांत किशोर का? क्या जीत सकते हैं प्रशांत किशोर बांकीपुर के रण को? वो इम्पैक्ट तो जरूर करेंगे और डेंट तो जरूर लगेगा। और यही जैसे मैंने अभी बोला, अब ये द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पीपल ऑफ बिहार। राइट। इनको सोचना है कि इन्हें 7वीं और 9वीं फेल लोग चाहिए हमेशा के लिए बिहार की राजनीति में। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर जैसे लोगों का अगर आप कमर तोड़ रहे हैं अपनी राजनीतिक और चुनावी अपरिपक्वता दिखाकर, तो फिर याद रखिए कि आपके भविष्य को संजोने के लिए, संवारने के लिए, सजाने के लिए अब कोई और अपना वक्त खराब नहीं करेगा। कोई और अपना वक्त खराब नहीं करेगा। बड़ी बड़ी बातें आपने कही हैं डॉक्टर साहिबा, लेकिन ऐसे में अब भी मेरे मन में कई सवाल हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया लालू राज का, जब आप पीएमसीएच में हुआ करती थी, उसके बाद आपने नीतीश राज भी देखा बीइंग अ डॉक्टर। उसके बाद अब आप जब सम्राट सरकार है तो भी आप देख रही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा क्या है, क्या कुछ चल रहा है, क्या लगता है कितना बदला है अपना बिहार स्वास्थ्य के मामले में? नीतीश जी के सरकार और उसके पहले की सरकारों में तो खैर बहुत बड़ा एक अंतर आया था, बहुत डिफरेंस आया था। नीतीश जी एक बेहद, मैं बोलूँगी, मैच्योर एंड सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने, बिहार को बहुत आगे लेकर गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सारे क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, और सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ये सारी चीज़ों पर, इस सारे क्षेत्र में मैं तो मानती हूँ कि बहुत ही अव्वल दर्जे का काम नीतीश जी के मुख्यमंत्री जब वो रहे उस कार्यकाल में हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिहार की भी जो एक जनरल, जो एक बिहार का परसेप्शन था, उसको भी बहुत हद तक उन्होंने दुरुस्त किया। बाहर की दुनिया में सब जगह एक बिहार की जो एक छवि है, उसको सुधारने में बहुत बड़ा एक रोल रहा है नीतीश जी का। उसके बाद ठीक है, सरकार चल ही रही है बहुत। हम अभी भी उनके जाने के बाद जो बहुत सारे जो उन्होंने अच्छे काम किए, जो बदलाव किया, मैं मान रही हूँ कि जो अभी की जो सरकारें चल रही हैं, बस वो उन्हीं के लगाए हुए जो बीज थे ना, उसी की फसल काटी जा रही है फिलहाल। लेकिन अभी की जो अब टीम है, इनको तो अब नए सिरे से इनको खुद को साबित करना होगा। अभी तक जो भी इस गठबंधन को जो सपोर्ट मिल रहा है, वो मैं मानती हूँ कि वो नीतीश जी
का ही आशीर्वाद है। जो जनता नीतीश जी को जो आशीर्वाद दे रही है, हाँ। उसी का फल अभी इस गठबंधन को मिल रहा है। तो इन्हें तो अब अपनी खेती खुद करनी होगी, है ना, तभी हम मानेंगे, तभी हम जानेंगे कि जो बिहार ने उन्हें इतना जबरदस्त जो मैंडेट दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है, उसकी कितनी प्रतिष्ठा ये टीम रख पाती है। तो इट्स अ लॉन्ग वे, अभी तो शुरुआत है, अभी उसके ऊपर बहुत इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट। ठीक है, अपनी तरफ से सारे लोग कुछ कुछ कोशिश कर ही रहे हैं, कुछ चीज़ों को सुधारने की, कुछ चीज़ों को जो थोड़ी पटरी से उतर गई हैं जो चीज़ें, उसमें बहुत लग भिड़ के काम करना होगा, और जिसमें मैं फिर बोलूँगी लॉ एंड ऑर्डर वापस से एक मुद्दा बनता जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब हम एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है कि पढ़ाई की भी बात करेंगे और परीक्षा की भी बात करेंगे, और आपने भी कठिन परीक्षा दी और उसके बाद आप एक आज बेहतरीन डॉक्टर हैं। लेकिन आपको भी मालूम है कि बड़ा मुद्दा नीट पेपर लीक भी बना हुआ था। जब आप ये सुनती हैं तो कैसा लगता है? क्या वाकई में बच्चे टूट जाते हैं जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं? इस पर तो एक बहुत ही व्यापक डिस्कशन की ज़रूरत है मुझे लगता है, और मतलब हर स्तर पे इसके बारे में बात होनी चाहिए। मेडिकल एजुकेशन एज अ होल, medical education as a whole right now I would say is crumbling in India, not only in Bihar. क्रम्बलिंग वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगी, और इसके ना बहुत सारी पॉलिसीज हैं, लूप होल्स हैं, डेफिशिएंसीज हैं, जिसके ऊपर सीरियसली एक प्रॉपर थिंक टैंक को काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। मतलब हाई टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, और इसमें बिना डॉक्टर्स को विलन बनाए हुए, जो डॉक्टर्स हैं वही इन एंड आउट जानते हैं इस पूरे एजुकेशन, लेकिन कोई चर्चा नहीं करता है। और चर्चा मतलब you are the first one जो खुलकर बात कर रही है इसके बारे में। काफी सारी दिक्कतें हैं मेडिकल एजुकेशन। अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं, तो सबसे पहले तो ये जो हर कुछ किलोमीटर्स पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो अनुमति दी जा रही है, इसके ऊपर बहुत ही सोच विचार करने की जरूरत है। बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना प्रॉपर फैकल्टी के आप किस तरह के मेडिकल कॉलेजेस का प्रावधान किए जा रहे हैं, उससे जो बच्चे जो ग्रेजुएट्स पढ़ के निकल रहे हैं, वो आने वाले समय में समाज के लिए एक एसेट होंगे कि लायबिलिटी होंगे, ये सोचने का वक्त है। बिल्कुल। मेडिकल प्रोफेशन को, जैसे एक समय में ऐसे ही इंजीनियरिंग के साथ हुआ था, ढेरों इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, उसके पास आउट ग्रेजुएट्स को नौकरी भी नहीं मिलती थी, और यही बहुत हद तक ये ट्रेंड सो कॉल्ड इंजीनियर बन के रह जाते थे। यही अब हो रहा है, इन प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर्स बन रहे हैं। कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं, कोई बहुत अच्छी वेल ट्रेन्ड फैकल्टी नहीं, परमानेंट फैकल्टी मैं बोल रही हूँ। ऐसे वो फ्लाइट से उड़कर आए, कुछ टीचर्स पढ़ाया और गायब हो गए, नो डिस्कशन, नथिंग। तो इस तरह की पढ़ाई से आप किस तरह के हेल्थ केयर की उम्मीद करते हैं? और कैसे आप भगवान कहलाइए? कैसे भगवान कहलाएंगे? बिल्कुल, कैसे आप भगवान कहलाएंगे? भगवान कहलाएंगे? तो फिर तो वही स्थिति होगी जिसकी चर्चा हमने शुरू में की। बिल्कुल। तो मेडिकल एजुकेशन एक तो ये जो अभी हमने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का की जो ओपनिंग है और जो उसका ऑपरेशन संचालन है, उसमें बहुत स्क्रूटिनी की जरूरत है। उसमें जो पहले के जो मापदंड थे, जो बहुत कड़े हुआ करते थे, जो नियमावली थी, उसका तो साफ साफ मैं कहूंगी उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन हो रहा है इस मामले में, इस तरीके से हो रहा है जिसमें कि बाकी चीजें तो छोड़ भी दीजिए, लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस बच्चों को कहाँ से मिलेगा जब इन मेडिकल कॉलेजेस के साथ जुड़ा हुआ कोई एकदम एक्टिवली रनिंग हॉस्पिटल ही ना हो। करेक्ट। दूसरा, आपके पास कोई परमानेंट फैकल्टी की सख्त कमी है। तो आप किस तरह का, मतलब आज तो अब ये हास्यास्पद लगता है कि मेडिकल एजुकेशन भी वीडियोस से चल रहे हैं। तो किस तरह का कोई पर्सनल टच, ह्यूमन टच ही नहीं है अगर मेडिकल की पढ़ाई में, तो किस तरह के डॉक्टर्स आप समाज को दे रहे हैं, ये सोचने का विषय है। एक और बड़ा ही लंबित मामला है, मैं बोलूंगी, जो कि खास तौर पे मेडिकल एजुकेशन, इट्स रियली इरोडिंग द वैल्यू ऑफ मेडिकल एजुकेशन, दैट इज रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के बारे में बात करना, पता नहीं क्यों आज भी इस देश में इज अ टैबू। बिल्कुल, कोई नहीं करना चाहता, जबकि मैं कहती हूँ कि रिजर्वेशन इज लाइक एनी अदर वेलफेयर स्कीम, है ना। उसकी एनालिसिस होनी चाहिए, उसका अप्रेजल होना चाहिए कि कितना आप
आपके इस स्कीम से कितने लोगों को आज तक फायदा हुआ और वो कितना जायज फायदा था और कितना नाजायज फायदा था, इसके बारे में खुलकर बात होनी चाहिए। इसको एक पॉलिटिकल अपीजमेंट जो टूल बनाकर रख दिया गया है, इससे जो इंटेलेक्चुअल जो हमारी जो प्रॉपर्टी है पूरे देश की, उसका जिस लेवल का हनन हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ियां जो है ना, इसका खामियाजा भुगतेंगी। यही वजह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज इंडिया इतना फिसड्डी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया के इतने वी स्टैंड नोवेयर। इतने सारे आपके एम्स एंड मेडिकल कॉलेजेस एंड IITs एंड ऑल, बट व्हाट इज द रिजल्ट एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न्ड? इंडिया ने कितना कंट्रीब्यूट किया है आज तक? बिल्कुल, क्या कंट्रीब्यूट किया है? तो इन बातों पर लोगों को सोचना चाहिए। कोई भी रिजर्वेशन की जब मैं बात करूं तो हम किसी भी सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोगों की मदद करने के खिलाफ नहीं है, उनका जरूर अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। बट रिजर्वेशन ने क्या ये किया है? बिल्कुल। आजादी के इतने साल बीत गए, 75 साल, हमने प्लैटिनम जुबली मना लिया। क्या आज तक रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर कितनी प्रजातियां और जातियां हैं जो कि सो कॉल्ड बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट से उबर कर ऊपर आ पाई हैं? उल्टे मैं तो देख रही हूँ ये तो रिवर्स फ्लो का होड़ मचा हुआ है। जो फॉरवर्ड्स भी हैं वो आज बैकवर्ड और शेड्यूल्ड कास्ट में खुद को एनलिस्ट कराने के लिए रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अंदाजा लगना चाहिए कि हमारी ये जो पॉलिसी थी, जो कि अंबेडकर साहब ने तो एक तो उन्होंने दिया भी था, तो लिमिटेड पीरियड के लिए दिया था, जिसको कि पॉलिटिशियंस अपने इंटरेस्ट के लिए दबा जाते हैं इस बात को। तो इसको खुलकर लोगों को डिस्कस करना चाहिए। कोई भी समझदार आदमी जो रियली सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता। हम बिल्कुल उसके साथ हैं, लेकिन तब उसका एक तरीका, जायज तरीका होना चाहिए, इस तरीके से कि जो देश का जो इंटेलेक्ट है वो आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो जाए। फिर से हम जाएंगे नीट पेपर लीक पर, और आप बखूबी जानती होंगी कि CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। तो उनकी बातें, उनकी मांगें जायज़ हैं क्या? डॉक्टर साहिबा भी कहेंगी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, राइट नाउ रिजाइन। आप कहेंगी ये बात? इसका मैं इस तरीके से जवाब दूंगी कि जो हमारे देश में ना जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, बहुत ज़्यादा। एक कॉलेज के प्रिंसिपल को मात्र इस बात के लिए एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया जाता है कि वो कुछ देर के लिए एक मंत्री के विजिट के दौरान वो उपलब्ध नहीं थे। वहीं दूसरी ओर एक मंत्री ऐसे हैं जिनके मंत्रालय में, जिनके लीडरशिप में गलतियां पे, और इनको गलतियां भी कहना वो अंडरस्टेटमेंट है, जिनके पूरे के पूरे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और रिपीटेडली हो रहा है, उन पर किसी की कोई कार्रवाई का अभी तक फरमान जारी नहीं हुआ। Look at the irony. Yes, this is the irony that India and the commoners are suffering. कि इतना ज्यादा गैप, एकदम से हिल एंड वैली वाला ट्रीटमेंट है ये। तो ये गलत है। मैं तो कहती हूँ क्यों, इसके पहले भी तो प्रेसिडेंट्स रहे हैं। हमारे नीतीश जी ने ही 99 में जब असम में जो मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उस समय यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मौलिक, जबकि ट्रेजेडी एक्सीडेंट्स तो एक्सीडेंट्स हैं, होते रहते हैं, हो सकते हैं भाई, लेकिन फिर भी उन्होंने नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद का त्याग किया था। तो कुछ तो राजनीतिक, मैं बोलूंगी कि कुछ एक शुचिता भी होती है, कुछ एक आपका अपना एक भीतर का कुछ एक मोरल होता है। आपको जब जनता ने इतने स्नेह, इतने आदर के साथ इतने बड़े पद पे आसीन किया, तो उसके प्रति भी आपकी कुछ तो जिम्मेदारी होती है। चीजें बाद में साबित होती रहेंगी किसका कितना रोल था, नहीं था, लेकिन एक नैतिक आधार पर जो गार्जियन है, जो पूरे उस मंत्रालय, उस पूरे डिपार्टमेंट का जो बॉस है, उसकी तो जिम्मेदारी बनती थी, उसकी तो ये, और मैं कहती हूँ कि ये तो पूरे के पूरे गवर्नमेंट की छवि के लिए भी बहुत अच्छा होता अगर उनका रेजिग्नेशन हुआ होता। तो
अगर उनका रेजिग्नेशन हुआ होता जी तो जी यानी कि सीजेपी के जो लोग कह रहे हैं उनसे सहमत नहीं, हैं मैं आप? उन सीजेपी को तो मैं जानती भी नहीं, मैं हाँ, किसी हाँ। भी इस तरह के आंदोलन के पक्ष में भी नहीं रहती हूँ, हम्म। क्योंकि मेरा बड़ा क्लियर कट इस मामले में विचार है। ये जेनजी का प्रोटेस्ट और ये सब के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं उनका काम होना चाहिए, वो पढ़ें लिखें, चरित्र का निर्माण करें, पहले खुद अपने पैरों पर खड़े हों। बिल्कुल। जो आज तक अपने परिवार और अपने बाबूजी की कमाई पर आश्रित है और जो समाज पर आश्रित है, तुम कौन सी क्रांति ला रहे हो भाई? तो ऐसे लोगों की क्रांति और उनके प्रोटेस्ट के पक्ष में मैं कभी नहीं रहती। दीज आर न्यूसेंस एलिमेंट्स इन द सोसाइटी, दे शुड नेवर बी इनकरेज्ड। इनकी बातों में कोई दम नहीं होता, इनकी बातों में कोई परिपक्वता नहीं होती। उनका मुद्दा जो है मैं उसके साथ तो हूँ, मैंने जैसे बताया मैंने एक्सप्लेन किया जी, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी और इस तरह के जो जेनजी प्रोटेस्ट आजकल जो ट्रेंड में है, you differ from them. I definitely, and I think these things should be nipped in the bud itself. There is no point allowing these nuisance to nourish and flourish unnecessarily and become a trouble for the entire city later on. मतलब नहीं बनता है। मतलब नहीं बनता है। हम लोग पेपर लीक का जिक्र कर रहे थे और आपने जाना है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा रंजीत डॉन के बारे में जी, पेपर लीक का सरगना रंजीत डॉन। तो क्या उनके भी कुछ किस्से जानती हैं आप? हमारे कॉलेज में भी ऐसे थे बहुत से लोग जिनके बारे में सुनने के लिए मिलता था, लेकिन चूंकि कोई जब तक कुछ एविडेंस ना हो तो ठीक है, हंसी मजाक तो चलता ही था। अभी भी ऐसे बहुत से एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे हैं डॉक्टर्स जिनके बारे में हम लोग भी जानते हैं कि भाई ये तो वो सेटिंग बैकडोर एंड ऑल से आए हुए हैं। ठीक है, तो वो सब तो चलता ही रहा है। और वही मैं कहती हूँ कि ये जो सेटिंग है, ये जो पेपर लीक वाला ये जो करप्शन है ना, इसका एक और एंगल भी है। हम हमेशा ना 2-4 लोगों को पिन पॉइंट करके उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है और जो बड़ी मछली होती है वो छूट जाती है। और मैं तो इसमें ये कहती हूँ ना कि इसमें कोई भी करप्शन जब गलत काम होता है ना, तो उसमें एक गिवर होता है, उसमें एक टेकर होता है। करेक्ट। तो जो जब तक टेकर्स हैं तभी तक गिवर्स का अस्तित्व है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं कॉलेज से निकाल दिया जाता, जिनके ऊपर प्रॉपर पनिशमेंट बिल्कुल ये एक भविष्य के लिए डेटरेंट होगा कि हम 1 करोड़ इसको खर्च कर रहे हैं, कल को मेरे बच्चे को निकाल ही दिया जाएगा। सही बात है जी। तो ये इस तरह की कुछ ना डेटरेंट एक्टिविटी कार्रवाई भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो, ताकि उनको कभी भी ना वो लगे 1 मिनट को सोचकर कि इससे मेरे बच्चे का जो चरित्र भी है भाई और उसके अलावा उसका करियर है वो हमेशा के लिए टार्निश हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं आपके सोशल मीडिया पेजेस को देख रही थी और मैंने देखा कि आप विदेश भी जाती रहती हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हैं, मीटिंग्स अटेंड करती हैं। तो ऐसे में एक सवाल मेरे जहन में उस वक्त आया कि अपना भारत विदेश से कितना पीछे है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज? इसका भी 2 पहलू है, मैं कहूँगी 2 पहलू हैं और दोनों ही बहुत गंभीर पहलू हैं जिसमें मैं अभी बात करने जा रही हूँ। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला, रिसर्च की बात करते हैं, इनोवेशंस की बात करते हैं, तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं। काफ़ी पीछे हैं हम। और इसकी कुछ प्रमुख वजह मैंने आपको बताया, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन, लैक ऑफ कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स, प्लस सरकार की उदासीनता रिसर्च के प्रति। क्योंकि रिसर्च एक फील्ड ही ऐसा है ना जिसमें कि दिया नहीं जाता एंड वन शुड बी रेडी फॉर इट फेलिंग hundreds of times। एक मौका, 2 मौका, 3 मौका, भाई तुम्हारा रिसर्च काम नहीं कर रहा, चैप्टर तुमको फर्दर ग्रांट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जब आप लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ विदेश में भी ऐसे ही होता नहीं, वहाँ पर है जो साइंटिस्ट हैं, जो जिनका की जो एकेडमिक जो उस तरह का जो इंटेलिजेंसिया है वहाँ का, उनको बहुत ज्यादा वहाँ की सरकार प्रमोट करती है, इस हद तक कि उनको ये नहीं सोचना कि मेरे बच्चे की स्कूल फीस कैसे जमा होगी, मेरे हेल्थ का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स बीमार पड़ेंगे तो उनका क्या होगा। एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। और आप जितनी भी बार चाहें आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आपके रिसर्च को कभी भी सरकार सिर्फ इस ग्राउंड पे बंद नहीं करती कि ये फेल हो रहा है।
तो उसकी एनालिसिस होती है, हाँ। अप्रेजल होता है, और अगर उसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है तो द रिसर्च वर्क इज प्रोमोटेड लाइक एनीथिंग। तो जो अपने भारत में नहीं जो हम होता है, अपने अफसोस भारत की में बात। नहीं है, ये हाँ। एक मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में सोचा सरकार, जाए, सोचा बिल्कुल। जाए। हमारे यहाँ तो क्या होता है, कोई भी रिसर्च की बात आती है ना, जैसे फॉर इंस्टेंस मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया में ना सब चीजों को बस एक ही मापदंड है लोगों का, सब्सिडाइज कर दो आयुष्मान कार्ड। हाँ, चीजों को सब्सिडाइज कर दो। राइट। भले क्वालिटी एकदम बेकार हो जाए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज चलेगा, बट उसको सब्सिडाइज कर दो। सब्सिडी, डिस्काउंट, मतलब इस मानसिकता से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक आप रिसर्च की बात नहीं सोच सकते। बिकॉज रिसर्च इज शुद्ध क्वालिटी, रिसर्च इज प्योर क्वालिटी ड्रिवन। रिसर्च में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, हड़बड़ाहट नहीं होती, इट टेक्स टाइम। रिसर्च के लिए आपको द बेस्ट, द क्रीम ऑफ द सोसाइटी चाहिए। आप सोचेंगे कि आप रिजर्वेशन लगा के रखें इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, एंड देन यू कैन गेट रिसर्च वर्क conducted and that to conducted successfully, that is only a dream that will never come true. तो रिसर्च का जैसे मैंने बोला, फिर प्लस क्वालिटी ऑफ कंज्यूमेबल्स, जो हमें रिसर्च करने के लिए जो हमें चीज़ों की उपलब्धता चाहिए, जो हमें टास्क फोर्स, जो हमें मैन पावर चाहिए, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती। तो इसलिए रिसर्च के मामले में तो हमारा, मैं मानूंगी कि वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, जिसके लिए बहुत ह्यूज सरकार के स्तर पर भी और हम लोगों के स्तर पर भी एक चाहिए होगी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड ड्राइविंग फोर्स, तभी हम उसमें कुछ कर पाएंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। मैं ये सवाल अभी सोच ही रही थी कि मुझे कोई बता रहा था कि अगर आप विदेश जाती हैं और अगर आप बीमार पड़ जाती हैं, डॉक्टर से नंबर चाहिए तो एक साल इंतजार करना पड़ता है। इज इट राइट? मतलब मैं तो विदेश नहीं गई हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लगातार जाती रहती हैं, क्या वाकई में ऐसा होता है? 1 साल 2 साल लंबा इंतजार डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए? एक सिंपल नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए वहाँ पर 2-2 3-3 साल का वेटिंग पीरियड, 2-2 3-3 साल, 2-2 3-3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। और कॉस्ट भी इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर। मैं एक सर्जरी की बात कर रही हूँ, बाकियों के भी अपने अपने सबका अलग डेटा है। ऐसे ही कार्डियक सर्जरीज प्रोसीजर्स हैं, इनफैक्ट हमारे आई डिपार्टमेंट की सर्जरीज हैं, दे आर एटलीस्ट 2 to 3 times और 4 times कॉस्टलियर इंडिया की तुलना में। तो अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इंडिया में मच बेटर है, एंड दैट इज द रीजन। तब भी यहाँ के डॉक्टर्स को विलेन कहा जाता है, जबकि सुपर स्पेशलिस्ट लेवल का आदमी यहाँ आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगा, तुरंत अपॉइंटमेंट मिलता है। वहाँ पर सोचना चाहिए, यहाँ समाज को सबको सोचना चाहिए कि कितने अवेलेबल है यहाँ के डॉक्टर्स, कितने एक्सेसिबल है यहाँ के डॉक्टर्स। चूक होती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, चेयर टाइम की कमी और भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ लोग असंतुष्ट रह जाते हैं, उनके जो सवाल हैं वो अधूरे रह जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो एज फार एज एक्सेसिबिलिटी एंड अप्रोचेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज कंसर्न्ड, इंडिया इज मच बेटर। और इसीलिए सरकार से ये विनती है कि मेडिकल टूरिज्म, जो एक हमारे देश का एक बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेटर हो सकता है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, आप एक आई स्पेशलिस्ट हैं, तो कुछ सवाल उधर से भी आ रहे हैं हमारे मन में। ये काला मोतिया, आजकल बड़ा हम लोग इसकी चर्चा सुन रहे, क्या है ये काला मोतिया? काला मोतिया, या जिसको इंग्लिश में, वेरी डेंजरस? इट इज वेरी डेंजरस, और ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये सालों से इसका रहा है प्रेजेंस सोसाइटी में। और ये एक पोटेंशियली ब्लाइंडिंग कंडीशन है। पोटेंशियली ब्लाइंडिंग मतलब अगर जागरूक नहीं हुए, समय पर अगर इसका इलाज जांच करके न किया गया तो अंधापन हो सकता है। अंधापन हो सकता है जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए अंधापन हो सकता है। तो इसलिए ये बीमारी बेहद घातक है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, विषमता क्या है इस बीमारी की? इट्स अ साइलेंट किलर। शुरुआत के दिनों में जब 60-70% तक आपके आंखों की नसें पता चलता है, तब जाके तो मरीज को थोड़ा बहुत एहसास होना चालू होता है। तो आप तो एक डॉक्टर हैं, तो आप झटपट बताइए कि पहले कैसे कोई पकड़ ले? सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं पकड़ सकते, इसमें कुछ नहीं करना है। आप एक अपने नजदीकी अच्छे एक्सपीरियंस्ड आई स्पेशलिस्ट को, जैसे आपकी उम्र 35-40 के आसपास हो जाए, जाकर दिखाना चालू कीजिए।
और यही रोल आता है रूटीन एग्जामिनेशन का। राइट राइट। रूटीन एग्जामिनेशन जब हम इतना एडवोकेट करते हैं, इट इज फॉर दीज वेरी डिजीजेस जो साइलेंट होती हैं, स्वभाव से साइलेंट हैं, वो चुपचाप दबे पांव आती हैं और आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन लेती हैं, हमेशा के लिए छीन लेती अंधा हैं। कर सकती जी। है ये बीमारी, अगर हाँ आपने जी। ध्यान नहीं दिया तो। जी। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो हर घर तक पहुंच चुकी है, मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज की। जी। तो डायबिटिक पेशेंट कैसे अपनी आंखों का ख्याल रखें? डायबिटीज में तो दुखद है, लेकिन इंडिया तो इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नाउ। और इसके पीछे तो मैं कहूँगी प्रिवेंशन पर अब हमें काम करना चाहिए। बीमारी का इलाज तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर किसी को हो गई तो कॉस्टली हो जाती है, हमारे समाज के लिए तो उतना कॉस्ट भी बहुत हो जाता है। इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन, कॉस्टली हो जाती है, ट्रबलसम है। हर महीने आपको डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने पड़ेंगे, हर महीने लेजर की सेकाई करनी होगी, आंखों में महंगे एंटी वेजेफ इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब बड़ा ही पेचीदा हो जाता है मामला। तो प्रिवेंशन शुड बी द की वेयर एवरीबडी शुड बी फोकसिंग एज अ सोसाइटी एंड एज अ कंट्री एज फार एज डायबिटीज इज कंसर्न। हमारे इंडिया में ना क्यों डायबिटीज इतना बढ़ रहा है, यही सबसे पहले समझने की जरूरत है। कारण ये है कि हमारे डाइट में ना कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं। अच्छा। चावल, रोटी, आलू, चीनी, इसके बिना तो खाना खाना अधूरा है। नहीं बनता। दूध, सब तो वही है ना, तो सारे वही के है। सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन और हमारे फिर हम लोग डाइट्स में शिकायत करते हैं कि ये कैसे हो गया। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा शुरू से ही, बचपने से ही इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अगेन एज आई सेड लाइक ग्लूकोमा, अ पोटेंशियली ब्लाइंडिंग कंडीशन। इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, इसलिए कि इससे वापसी संभव नहीं होती है। कई सारे टैबू भी हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आपसे। कहा तो ये भी जाता है कि अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाइएगा तो आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। क्या वाकई में आँखों की रोशनी पर असर पड़ता है? हाँ, डेफिनेटली पड़ता है। इसलिए कि हमारे आँखों का जो रेटिना है, जो पर्दा है, जो हमारे आँखों की नस है, इन सब चीज़ों को काम करने के लिए प्रॉपर डोसेज चाहिए, मिनरल्स, विटामिन का। तो ये कहाँ से आएगा? हमारे पास वी हैव द ओनली सोर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये बिल्कुल एक बैलेंस डाइट बेहद ज़रूरी है, तभी हमारे आँखों की जो पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाती है। अच्छा, लोगों को आजकल सुंदर लगना है और सुंदर लगने के लिए लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या लेंस लगाना आँखों की रोशनी पर कोई बुरा प्रभाव कर सकता है? ऐसे तो नहीं मैं कहूँगी। आजकल के जो कॉस्मेटिक या जो रिफ्रैक्टिव लेंसेज भी जो होते हैं, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के आते हैं। उनके साथ जल्दी यूजुअली कोई लेंस लगाने से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये दिस इज अ मिथ आई वुड से, प्रोवाइडेड कि उसको लगाने और निकालने के समय प्रॉपर हाइजीनिक एंड स्टेराइल मेजर्स का इस्तेमाल किया जाए। कहीं भी, जैसे मैं बहुत बार देखती हूँ एयरपोर्ट लॉन्जेस में या ये मॉल के वॉशरूम में जो यंगस्टर्स होते हैं, लड़कियां लगा रही होती हैं, कभी ब्लू लगा लेंगे, कभी ग्रे लगा लेंगे। बिल्कुल। तो दैट आई डोंट एडवोकेट एट ऑल, बिकॉज वो आपके हाथ गंदे हैं, उसे आपने तो ना उसको वॉश किया, पूरा एनवायरनमेंट गंदा है, वो आसपास का वॉशरूम, इट्स अ पब्लिक प्लेस नो। तो उस परिस्थिति में अगर आप उसको यूज करते हैं तो दैट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस। आंखों में इन्फेक्शन और अल्सर हो सकता है। आंखें अगेन मैं कह रही हूँ कि काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है उससे। तो आप प्रॉपर स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस इज अ वेरी गुड ऑप्शन नाउअडेज। वेरी गुड ऑप्शन। मुझे याद है कि ऑफ कैमरा जब हम लोग बात कर रहे थे तो आप एक सर्वे रिपोर्ट की चर्चा कर रही थी और आपने साफ साफ कहा कि अगर ये सर्वे रिपोर्ट के बारे में बात होगी तो भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या था उस सर्वे रिपोर्ट में? हम मोबाइल और इन सब डिवाइसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ऐसे अब तो बहुत सारा ऐसा रिसर्च वर्क है जो किया जा रहा है, अंडर प्रोसेस है। कुछ के तो बहुत हद तक रिजल्ट्स भी आउट हैं कि ये जो डिवाइसेस हैं ये खास तौर पे सबके लिए नुकसानदायक है। They can be cancerous. They can be, and आजकल जो हम इतना ज्यादा जो कैंसर का जो हम बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं, और वो हर एज ग्रुप में और वो हर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में हमें दिख रहा है। उसकी एक वजह ये मोबाइल और उससे निकलने वाली जो विकिरण जो मोबाइल एक वजह हो सकती है, मोबाइल उसकी एक वजह हो सकती है, कैंसर की वजह हो सकती है।
प्लस जो इतने मेंटल आजकल कंडीशंस हो रहे हैं लोगों में, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद ना आने की समस्या, यहाँ तक कि इसकी वजह से सुइसाइडल टेंडेंसीज हो रही है लोगों में, कहीं ना कहीं इसके पीछे मोबाइल एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। एंड इसके ऊपर ना कोई बात हो रही है और ना ही कोई चर्चा हो रही है। तो इसके ऊपर भी सोचना चाहिए लोगों को कि क्या हुआ अचानक। हाँ, पिछले 2 दशकों में ऐसा क्या हुआ कि ये सारी बीमारियां इतना अपराइज ट्रेंड दिखा रही हैं। तो इसके पीछे हमारा ये लाइफस्टाइल में जो ये एक मेजर बदलाव हुआ है, ये एक अहम वजह है। और इस पे रोकथाम के लिए बहुत सी कंट्रीज ने किया भी है, जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे एज लिमिट कर दिया गया है। एज लिमिट कर दिया गया है। स्कूल के बच्चों को बहुत इजीली अब एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती इन डिवाइसेस की। अच्छा, तो ये एक मैं कहूँगी एक सरकार भारत में भी लागू करना चाहिए, बहुत करना चाहिए। इसलिए कि बहुत ज़्यादा हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, इस पे इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पे वो रील्स और उसके चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। नहीं, तो ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार आप बता रही हैं क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ यहाँ पर है जहाँ पर सुधार की गुंजाइश है। तो ऐसे में एक सवाल मेरे मन में ये भी आया कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी गुंजाइश अभी भी हमारे स्टेट में है। अगर हम शुरू करें तो सबसे तो ज़्यादा प्राथमिकता पहले स्टाफ को, जो अंडर स्टाफ्ड हैं हमारे पीएचसी एंड सीएचसीज एंड इंक्लूडिंग आवर मेडिकल कॉलेजेस ऑल्सो, इसमें परमानेंट स्पेशलिस्ट्स एंड सुपर स्पेशलिस्ट्स के अपॉइंटमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये एक बहुत अहम, मैं कहूँगी एक डिसीजन है जिसके ऊपर बहुत त्वरित तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बहुत नेग्लेक्टेड, मैं कहूँगी, मामला है जिसपे कि बिहार सरकार बहुत सोच समझ के अगर पहल लेती है तो ये हेल्थ केयर के लिए अच्छा होगा। तो परमानेंट स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट का एक रिक्वायरमेंट, प्लस प्रॉपर जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, इन सब की भी अपॉइंटमेंट, और वो भी परमानेंट बेसिस पे। सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आप कर देते हैं तो उसमें कितना कमिटमेंट आप उम्मीद करेंगे। तो ये एक अप्रोच चेंज करना होगा। बाकायदा परमानेंट सीट्स निकलनी चाहिए स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट एंड पैरामेडिकल स्टाफ की इन एट ऑल लेवल्स, वेदर इट्स सीएचसी, पीएचसी एंड मेडिकल कॉलेजेस। दूसरा, आशा जो वर्कर्स हैं बना दिया गया, उनको रिक्रूट कर लिया गया, सिस्टम बन गया, बट उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग आज तक नहीं हुई। वो हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट हो सकती है, खास तौर पे वहाँ जहाँ की रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आज भी नहीं है। तो आशा जो पूरा सिस्टम है आशा वर्कर्स का, उनको मोबिलाइज करना, उनको प्रॉपरली एजुकेट करना, ट्रेन करना और कुछ बेसिक, मैं कहूँगी, फर्स्ट एड किस्म का ट्रीटमेंट देने के लिए ट्रेन करना ये बहुत ज़रूरी है। अभी उनको सिर्फ जो सरकारी स्कीम्स है ना, उसको प्रोपेगेट करने का एक माउथपीस बना के रखा गया है। उनका जो एक्चुअल में काम है वो आज भी मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि वो अभी भी अनडिलीवर्ड है। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है जो कि मैं कहूँगी यहाँ पर भी सुधार की जरूरत बिल्कुल है जी। प्लस जो प्राइवेट, अब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी बात करूं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मैं जो हम सब महसूस करते हैं और फेस करते हैं, लाइसेंसेस एंड कंप्लायंसेस, इन सब चीज़ों में जो देरी होती है, चाहे इन सब चीज़ों में जो अनियमितताएं हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में एक कहीं पर आग लगती है और उस समय पूरा महकमा और पूरा का पूरा जो तंत्र है वो जाग जाता है। और उसके बाद फिर सब गहरी निद्रा में चले जाते हैं और उसमें बलि का बकरा बनता है कोई एक डॉक्टर, फिर से डॉक्टर, हाँ। जिसमें कि शायद अगर देखा जाए तो वहां पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर को कैसे पता होगा, क्यों उम्मीद की जाती है उससे कि वो अपनी ड्यूटी पर आए और फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करे। डॉक्टर है, सब कुछ करना पड़ेगा, वो ये उम्मीद क्यों की जाती है? वाटर होज में पानी आ रहा है कि नहीं, वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं कि नहीं,
जो अलार्म सिस्टम होता है वो फंक्शनिंग है कि नहीं, वर्किंग है कि ये नहीं? डॉक्टर क्यों और ट्रेनिंग है क्या हमें? बिल्कुल ये हमें हाँ। ट्रेनिंग दी गई है, नब्ज पकड़ो, बीमारी पकड़ो और उसका इलाज करो। हम्म, हम फायर की सेफ्टी का पैरामीटर्स हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये जब लाइसेंसेस दिए जाते हैं तो उचित उसका निरीक्षण हो, ट्रेनिंग हो, और इसके लिए सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल के रेडी रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और रेडी होते हाँ, हैं हाँ। कि हमें दिया जाए जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, वी आर रेडी टू अबाइड बाय द लॉज, वी आर रेडी टू अबाइड बाय द रूल्स। लेकिन तब वो समय पर हो, नियमित तरीके से हो, और वो रेगुलेटेड हो। तो ये जो है ना लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस, इसका जो मकड़ जाल बना के रखा है ना, विच इज बिकमिंग मोर ऑफ अ टॉर्चर, अ हैरेसमेंट फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स रादर देन डूइंग एनी गुड दैट दे वर सपोज्ड टू डू। राइट। तो इस चीज पर भी लोगों को सोचना चाहिए, मानना चाहिए लोगों को कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है ना, वो आपके हेल्थ केयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके साथ एक वो स्टेप जो व्यवहार हो रहा है ना, वो जो एक सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। सौतेला व्यवहार जो हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। हाँ। आप उसको समाज का एक बहुत यूजफुल अंग माने, ऑब्वियसली उसको टारगेट ना करें हर छोटी बात पर, और समझें कि हम किस परेशानियों से गुजर कर भी आपको एक, जैसा मैंने बोला, एक अफोर्डेबल, अप्रोचेबल, एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको तो मैं कह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट और थोड़ा सा ट्रस्ट देने की जरूरत है। और वो अननेसेसरली जो टारगेट किए जा रहे हैं डॉक्टर्स, एंड स्पेसिफिकली द प्राइवेट डॉक्टर्स, इसके बारे में समाज को सोचना चाहिए। इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आप इतना बेबाक बोलते हैं, तो ऐसे में एक बात जो हमें पता चली, जो हम आपसे पूछना चाहेंगे ऑन कैमरा, वो बात ये पता चली कि आपने बजाब्ता डीएम को कई कबार लेटर भी लिखा, और ऐसा पता नहीं आपने क्या पूछ दिया कि डीएम साहब ने जवाब ही नहीं दिया आपके लेटर्स का। हाँ, ऐसा क्या पूछ ये दिया एक्चुअली था मैं आपने? चूंकि आई स्पेशलिस्ट हूँ, तो हाँ, हाँ। अक्सर जो स्क्रीन टाइम को लेकर मैंने बहुत प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बार बातें की हैं, बोला है। तो मुझे सख्त आपत्ति है कि क्यों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, स्पेशली फॉर यंगर किड्स, आप मेडिकल में और इंजीनियरिंग में आप पढ़ा लो ना, जितना स्क्रीन टाइम आप यूज करना चाहते हो करो, ओके, क्योंकि उस समय तक वो एडल्टाइज हो चुकी होती है, उन पर स्क्रीन टाइम का उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो यंग बच्चे हैं, बिल्कुल, उनकी आंखों के साथ हमारे स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, मैं कहूँगी ये तो एक तरह का ये गैम्बल ही कर रहे हैं। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है, हमारा पूरा यंग जनरेशन मायोपिक हो रहा है। एंड जब हम मायोपिया की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आंख का जो पर्दा है वो पतला हो रहा है, वो कभी भी फट सकता है, चांसेस ऑफ ग्लोकोमा बढ़ रहे हैं, हर तरह की परेशानी। और मायोपिया इज अ सीरियस कंडीशन जिसको बहुत ही हल्के में हमारा प्रेजेंट जनरेशन। तो आपने लेटर में क्या लिखा था? मैंने लिखा था कि ऐसे कुछ रेगुलेटरी नियम बनने चाहिए कि अननेसेसरीली हर छोटी छोटी, आजकल छोटा सा होमवर्क है, आजकल प्रोजेक्ट है, समर वेकेशन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सारी जानकारियां शेयर करना जो है वो सब ऑनलाइन है। मजबूरन हमें अपने बच्चों को मोबाइल लेना पड़ जाता है। ये मैं अपने हर जो पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी मायोपिक हैं, जब भी मैं उनको बोलती हूँ कि बच्चे को स्क्रीन से दूर रखो, तो उनका फ्लैट उधर से ही जवाब आता है, हम कैसे दूर रखें, हम तो मजबूर हैं जी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी जो जिनके हाथ में है, जो इन चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। जवाब नहीं मिला? हाँ, इस बारे में तो कोई जवाब नहीं मिला, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद लेटर को पढ़ा गया होगा और कहीं किसी दिमाग के कोने में शायद ये इसने कोई क्लिक शायद करे। तो हम तो अभी इंतजार में हैं, देखते हैं। हाँ, इंतजार में है, देखते हैं। तो क्या कभी चुनाव लड़ने का भी सोचा है? बड़ा बेबाक बोलती हैं आप। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मतलब ये हिम्मत चाहिए होती है इतना बेबाक बोलने के लिए। चुनाव लड़ने का कभी सोचा है? पॉलिटिक्स में एंट्री करने का? ऐसा अभी कुछ नहीं सोचा, लेकिन
ये बिल्कुल है कि कभी वैसा उचित मौका मिला, उचित प्लेटफॉर्म मिला तो अपनी बात तो हम रखते रहेंगे, क्योंकि वही कहते हैं ना, आदत से मजबूर हैं। हाँ, तो वो बात तो अपनी जरूर रखेंगे। हाँ। और शालीनता से रखेंगे, क्योंकि शिक्षा एक संस्कार भी होता है। तो जब हमारे माता पिता ने हमें शिक्षित किया, संस्कार दिया, तो साथ में ये जरूर बोला। और ये गुण तो मैं कहूँगी मुझे अपने पापा से मिला है। अच्छा। आज भी मतलब किसी भी महिला पर वो अत्याचार होते देखते हैं, कोई भी तरह की गैर कानूनी हरकत होते देखते हैं, तो इस उम्र में भी 75-78 साल की उम्र में भी वो अकेले जो संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है उससे वो मोर्चा संभाल लेते हैं। क्या बात है। तो और मुझे लगता है कि ये तटस्थ रहना जो है ना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। बिल्कुल तटस्थ मत रहिए, टेक ऑब्वियसली, और चीजों को समझिए और उसके बारे में बोलिए। मैं ये भी नहीं कहती कि भाई अंधाधुंध किसी का भी या तो भक्ति करें या किसी की आलोचना करें। बात में दम होनी चाहिए, बात में दम और इसके लिए शिक्षा होनी चाहिए। और यही कारण है कि मैं सीजेपी के विरुद्ध हूँ। जी जी जी, नहीं मैं वो समझ गई। तो अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जहां से हमने शुरू किया था अंत भी उसी से करेंगे। आज अफसोस की बात है कि उन्हें हम राक्षस कहते हैं, उन्हें हम विलन कहते हैं, उन्हें हम लुटेरा कहते हैं और गालियां भी देते हैं। परिस्थितियों को दोबारा से कैसे कैसे करके बदला जा सकता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? इसमें जैसा मैंने बोला कि तो सबसे पहले ना, जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो एक डॉक्टर्स जो होते हैं ये भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते हैं। ये खुलकर अपनी बात बता नहीं पाते। सच्चाई और तथ्य जो है ना वो सामने नहीं आ पाती है, कभी नहीं आ पाती है। वो बात को ना बस दबा छुपा दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। लोगों को खुलकर क्या घटना घटी, दोनों पक्ष को सामने आकर बात करनी चाहिए, अपनी अपनी बातें बतानी चाहिए। और ऐसे लोगों के सामने में, मूर्खों के सामने बताकर कभी समाधान नहीं होता। मूर्खों के सामने अगर आप अपनी दिल की बात बताते हैं तो वो सिर्फ एक स्कैम, एक स्कैंडल बन के रह जाता है, और वो सिर्फ रील्स में सर्कुलेट होता रहता है। उससे न तो समाधान होता है, न तो कोई संशय का वो निवारण होता है, कुछ नहीं हो पाता। तो जो एक्सपर्ट्स हों उनके सामने अपनी बात को रखनी चाहिए, और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर प्रॉब्लम हुई है, चूक हुई है, तो कहाँ पर। बिल्कुल अवेयरनेस की जरूरत है। और इसमें मुझे लगता है मीडिया, सोशल मीडिया, ये सबको भी ना जो है थोड़ा सा रेगुलेट करने की जरूरत है। कि कैसे आप एक डॉक्टर के ऊपर, एक निजी एक संस्थान है उसके ऊपर, जिसका कि अपना एक रेप्यूटेशन है, एक वजूद है, उसका एक सम्मान है, एक स्थान है समाज में, आप उसके ऊपर उंगलियां उठाकर, आप बिना किसी जिम्मेदारी के आपने उंगली उठा दी, उसको कलंकित कर दिया, और आप फिर चुपचाप निकल जाते हैं। आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। तो इस तरह की आजादी जो है ना, वैचारिक आजादी जो बोलते हैं हम उसको, एक्सप्रेस करने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज बिकमिंग अ न्यूसेंस इन इंडिया। दिस इज बिकमिंग अ न्यूसेंस इन इंडिया। एक छोटा सा रैपिड फायर भी आपके साथ खेलेंगे, तो झटपट आपको सवालों के जवाब देना है। आंखों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लाइफस्टाइल, जिसमें कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर सबसे अहम है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक टिप, आंखों का ख्याल रखना है तो ये तो जरूर करना चाहिए। स्क्रीन टाइम, आज के समय में स्क्रीन टाइम कम से कम रखें। कम से कम रखें। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के लिए एक शब्द। अच्छे इंसान हैं, जहाँ तक हमें पता है अच्छे इंसान हैं। और चूंकि उनके पीछे उनके पिताजी का आशीर्वाद है, और एक बेहतरीन, एक सीजन पॉलिटिशियन वाली छवि उनके पिताजी की उनके साथ है, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन उनसे ये भी गुजारिश रहेगी कि अपने हर डिसीजन के पहले, खास तौर पे जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, उसमें स्टेट के कुछ अच्छे डॉक्टर्स की राय मशवरा जरूर की जाए। राय मशवरा जरूर लिया जाए जी, जरूर लिया जाए। लालू राज भी देखा, नीतीश राज भी देखा, सम्राट राज भी आपने देखा है। विच वन वाज बेटर? नीतीश राज वाज बेटर। अगर हम आपसे जानना चाहें कि फेवरेट पॉलिटिशियन डॉक्टर साहिबा का कौन है? अगर कहें तो भाई इसमें तो मुझे कोई वही नहीं है कहने में, इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। yes, एक बात जो मोदी जी की अच्छी लगती है?
बिल्कुल नीचे से उठकर पूरे विश्व में जगमगा गया ये सितारा है वो। मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना, वो थे जो नीचे कालीन पर बैठने वाला कार्यकर्ता। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इतने कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी में 3 बार मैंडेट लाना इज नॉट अ जोक। और पूरे के पूरे देश में मैं ये भी मानती हूँ कि हिंदुत्व, जो सनातन, जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा पुराना कल्चर है, और नेशनलिज्म, इसको री-इग्नाइट करने वाला यही आदमी और इसी का लीडरशिप है, इसकी ही लीडरशिप है। तो इस चीज़ के लिए मैं मानती हूँ कि इंडिया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फिल इन हिज शूज नाउ। अब जो भी नए आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके लिए ही हैज सेट अ वेरी हाई बेंचमार्क, आई वुड से वेरी हाई। यानी कि एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जो किसी के लिए भी उस तक पहुंच जाना ही नामुमकिन सा अभी प्रतीत होता है, फिलहाल प्रतीत होता है। अंत में झटपट हमारे व्यूअर्स के लिए एक शब्द या एक सलाह जो एज आप बीइंग अ डॉक्टर उनको देना चाहें। हमने तो काफ़ी सारी बातें की हैं इस पॉडकास्ट में, लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्वास्थ्य जो है वो एक बड़ा होलसम सब्जेक्ट है। बहुत उसके बहुत सारे आयाम हैं, जिसमें कि हम सिर्फ फिजिकल आयाम की बहुत बात करते हैं, लेकिन जो मेंटल जो हेल्थ है, ये आज एक बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक है। बहुत नेग्लेक्टेड टॉपिक है। और मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए खास तौर पे भारत में हमें अपने पुराने जड़, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जिसमें योग है, प्राणायाम है, इन सब चीज़ों की तरफ, और एकदम शुद्ध सात्विक भोजन है, एकदम सरल जो आपकी जीवन शैली है, इन सब चीज़ों की तरफ वापस लौटना होगा। तभी जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो आपका एज अ होल, आपका जो देश है, वो स्वस्थ हो पाएगा। वो स्वस्थ हो पाएगा। तो सुना आपने कि डॉक्टर साहिबा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, हर एक मुद्दे को उठाया गया है और हर एक सवाल का हमें बेबाक जवाब भी मिला है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू। थैंक यू।